हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लो अपडेट चैनल। मैं हूं आपका एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे एडवोकेट कानून के बारे में, लोक कानून के बारे में। जो वकील होते हैं उनका जो कानून रहता है, जो उनकी विधि रहती है, उनके बारे में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें दुनिया भर के एक्ट्स है, सेंट्रल है, स्टेट है, यूनियन है, नेशनल एक्ट्स है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे जो इस एक्ट में जो एडवोकेट एक्ट 1961 है या वकील लो का कानून 1961 है, इसमें टोटल जो है उसके बारे में हम बताएंगे कि क्या इसका इतिहास है, क्या इसका हिस्ट्री है, एडवोकेट कानून का क्या इतिहास रहा है, कब से ये चलता आ रहा है, और क्या क्या इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या उपबद्ध है, धाराएं है, सेक्शन है, क्या क्या इसमें विशेषताएं है, एसेंशियली इसके एलिमेंट्स है, इसके करैक्टरिस्टिक्स है, इसके मेरिट डिमेरिट है, इसके क्या बोलते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसका जो है इसके जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में उसको कंक्लूड करेंगे। तो पहले बात करते हैं इतिहास से। जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसमें टोटल 7 चैप्टर्स है और 60 इसमें धाराएं हैं। और इसके अलावा अलग से इसके और भी एक्ट आते हैं, वकीलों का कानून आता है, चाहे वो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1881 है या फिर हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1887 है या फिर हमारा एडवोकेट एक्ट 1927 और 1926 है। फिर उन एक्टों में संशोधन है। फिर हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 में जो संशोधन हुए 2002 है, 2012 है, 16 है या 4 है या फिर 21-22 है। फिर उसके बाद जो 23 में संशोधन हुए एडवोकेट एक्ट जो 1961 है, फिर उसमें ये सारी क्या बोलते हैं 2022 1961 एक्ट बन गया। फिर उसमें होता है कि जैसे कि हमारा जो नेशनल सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है या सुप्रीम कोर्ट बार प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर हमारा जो यूनियन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है या जो हमारा राज्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है या अदर एडवोकेट्स के जो कानून उसके बारे में दुनिया भर के एक्ट है वकीलों के, और वहाँ पर दुनिया भर की धाराएं और सेक्शनें दी गई है। लेकिन ये जो हमारा अधिनियम 1961 है, जो इसका पहला पार्ट आता है, उसमें 7 इसमें चैप्टर, इसमें पाठ दिए गए हैं हमारे यहाँ पर और यहाँ पर ये जो है 60 धाराएं यहाँ पर दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो एडवोकेट्स हैं इसका जो इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। और जो वकील है जैसे वो भी आम आदमियों की तरह ही वो भी नागरिक कहलाते हैं, लेकिन वो एडवोकेट्स के लिए अलग से एडवोकेट एक्ट लगता है। जैसे कोई वकीलों के साथ कोई छेड़खानी करता है, उनके साथ ज़्यादा ओवर टॉकिंग करता है या ज़्यादा उनके साथ बकवास करता है या फालतू की बात करता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर उपबद्ध बने हुए प्रोटेक्शन और इस एडवोकेट एक्ट 1961 में वकीलों का जो कानून है, और उसके लिए उनको जो है 7 साल की सजा का प्रावधान है थ्रेटनिंग करने पर, और फाइन और पेनल्टी के साथ साथ उसमें मुआवजा देना पड़ेगा अगर वो गलत वकीलों की कंप्लेंट करते हैं या वकीलों के खिलाफ गलत जो है केस फाइल करते हैं या कंप्लेंट करते हैं। तो उसमें है कि जैसे अगर वकील उसमें दोषी नहीं पाया जाता है तो उसमें है 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए का जुर्माना, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आगे ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि जो चार्जेस आपने लगाए हैं या कंटेंट आपने लगाए होते हैं या जो भी उसमें केस आपने फाइल किया होता है उसके हिसाब से होता है। और उसमें अगर वो अपील में या उसी ट्रायल या इंक्वायरी में अगर वो बरी अगर निर्दोष या क्या होते हैं इनोसेंट पाया जाता है एडवोकेट, तो आपको क्या होता है उसमें सजा का प्रावधान होता है। जो भी करता है, चाहे वो आम आदमी है या कोई दूसरा कोई पुलिस वाला है या कोई जज है, चाहे जो भी है, तो उनको क्या देना, या चाहे इवन कोर्ट भी है, कोर्ट भी अगर उनके खिलाफ वो करता है या कमेटी है, तो उनको क्या बोलते हैं वहाँ पर सजा का प्रावधान है और उनके लिए अलग अलग क्या बोलते हैं फाइन पेनल्टियाँ उनका प्रावधान है। जैसे कोई आम आदमी भी है या कोई पब्लिक ऑफिसर है या पब्लिक सर्वेंट है, उनके लिए भी उपबद्ध बने हुए हैं कि अगर वो क्या बोलते हैं झूठा एलिगेशन कंप्लेंट करते हैं तो उनको 50,000 रुपये या 6 महीने की सजा या 2 साल की सजा, या उनको डराने धमकाने के लिए फालतू की बात करने पर, या क्योंकि वकीलों का जो प्रोफेशन होता है वो होता है कि वकील वो मुताबिक खोलते हैं, क्योंकि वकीलों का मतलब ही है, वकीलों का मतलब है कानून का व्यापार या लोग का व्यापार, जो कि अधिनियम में भी दिया गया है और हर अधिनियम में दिया रहता है। और उसके लिए कानून का व्यापार यहाँ पर चलता है, बिजनेस चलता है, ट्रेड चलता है, चाहे डिजिटल ट्रेड है। हर वकील जो है व्यापारी होता है, बिजनेस मैन होता है और बिजनेस वो करते हैं। और जैसे ही वकीलों के साथ ऐसे ये सारे एलिगेशन उनको लगाई जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया 2 साल है, 6 महीने है, 7 साल है। जैसे कोई किसी वकील को डराता धमकाता है या वकील के साथ ओवर टॉकिंग या फालतू की बात करता है, क्योंकि वकीलों का काम क्या होता है, पैसा फेंको और काम ले लो, करवा लो, चाहे वो लीगल एडवाइजरी है, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, कागज बना रहा है, दस्तावेज बना रहा है, चाहे वो कोई ओरली या रिटनली या वीडियो कली आपको वीडियो कॉल में, वॉइस कॉल में उनसे कोई भी जानकारी हासिल करनी है, तो उसके लिए उपबद्ध बने होते हैं। उसके लिए वो सारी यहाँ पर उपबद्ध बनाए गए हैं। फिर जैसे इसमें एडवोकेट फी एक्ट आता है आगे, एडवोकेट फीस, जो एडवोकेट की फीसेस के बारे में होता है वहाँ पर, जैसे
कोर्ट फीसेस के बारे में होता है, वैसे होता है एडवोकेट की फीसेस के बारे में। तो यहाँ पर सारे उससे रिलेटेड उपपद बनाए गए हैं। जैसे एडवोकेट एक्ट संशोधन अधिनियम फी एक्ट 2013 है, 7 है, 2 है, उसमें भी दिया गया है कि पहले वो 2013 से पहले 4000 रुपये एडवोकेट की अपनी फीस होती थी 2013 से पहले। लेकिन उसके बाद जो भी जिसको अभी 1 महीना हुआ है प्रोविजनल लाइसेंस लिए हुए, वो क्या करता है, उसकी फीस जो लगती है 10,000 रुपये फीस, उसके चार्जेस लगते हैं। तहसील या जो पंचायत कोर्ट है, चाहे वो म्यूनिसिपल कोर्ट है, चाहे वो तहसील कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है 10,000 रुपये उसकी फीस लगती है। और बाकी जो कोर्ट की फीसेस है या बाकी डॉक्यूमेंटेशन दूसरे, वो अलग से उसमें चार्जेस या फीसें अलग से उसका पैसा लगता है। लेकिन जो वकील की पर्सनल फीस है किसी भी हेयरिंग में खड़े होने की, वो पूरे केस की फीस नहीं है 10,000 और 4,000, वो है सिर्फ एक हेयरिंग में खड़े होने की 10,000 रुपये फीस, 4,000 रुपये फीस। 4,000 रुपये फीस लगती है 2013 से पहले और 10,000 फीस लगती है 2013 के बाद। दूसरा जो ये एडवोकेट एक्ट दिया गया है, इसमें फी एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या फिर उनके जो ऑफेंसेस है, अपराध है, वो वाला एक्ट हो गया। जो ऑफेंस अपराध के मतलब उनके मिसकंडक्ट्स हो गए, जैसे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है या कोई एडवोकेट किसी के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कोई जो जैसे वकील है किसी प्रोसिक्यूट का केस लड़ सकते हैं, उसका लीगल एडवाइजरी या फैमिली लॉयर और प्रोसिक्यूट एस्कॉर्ट्स या जो भग चरस बेचते हैं उसका व्यापार करते हैं, उनका वो एडवोकेट एज ए काउंसिल वहाँ पर उनको डिफेंड कर सकते हैं, उनकी पैरवी कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ वो रह के भग चरस नहीं पी सकते, है ना। उनके साथ रह के वो वहाँ पर बिजनेस में पार्टनरशिप में धंधा व्यापार नहीं कर सकते, वो वाला कि वो भी क्या बोलते वहाँ पर मुनाफा कमाने लग जाए, प्रॉफिट कमाने लग जाए, वो भी भग चरस क्या बोलते बेचने लग जाए, वो भी क्या बोलते वहाँ पर दूसरे इलीगल काम करने लग जाए। जैसे शराब है, शराब का ठेका खोलना लीगल रहता है, जो सिगरेट है उसको बेचना लीगल रहता है। लेकिन जो भग चरस होता है वो क्या होता है, नारकोटिक ड्रग एक्ट में आता है। जैसे वकील है या कोई भी ऑफिसर है, जस्टिस है या अटॉर्नी सोलिसिटर है, वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो कोई नारकोटिक एक्ट में नहीं आता। या कोई प्रधानमंत्री है, पीएम सीएम है, वो पीते हैं, कोई शराब सिगरेट पीना कोई गुनाह नहीं होता या कोई ऑफेंस नहीं होता। लेकिन जो नारकोटिक एनडीपीएस एक्ट है उसमें दिया, या फिर जो हमारा आर्म एक्ट है, जैसे कोई वकील लाइसेंस गन रख सकता है बावजूद पिस्टल, लेकिन अगर वकील जो है जो धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं गन का, हथियारों का, है ना, चाहे वो चाकू तलवार है, उसका जो धंधा करते हैं बिना लाइसेंस सर्टिफिकेट के वो बना रहे और बेच रहे होते हैं, उसका धंधा करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, वो भी पार्टनरशिप में जुड़ जाते हैं और वो भी वहाँ से उनको 50-50 20-20% वहाँ से आता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसके उपपद बनाए गए हैं, वो होते हैं उनका अपराध या मिसकंडक्ट, अगर वो कुछ ऐसे काम करते हैं। जैसे कि अगर वकील कोई नशा करता है या पुलिस वाला करता है या आम आदमी करता है या कोई जज करता है या मैजिस्ट्रेट करता है सिगरेट शराब को छोड़कर, तो उसके लिए नारकोटिक एक्ट बना होता है, जिसमें नारकोटिक एडवोकेट्स होते हैं, नारकोटिक पुलिस होती है, नारकोटिक कमिश्नर होता है, नारकोटिक जजेस होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, नारकोटिक कोर्ट होता है। तो उसमें जो उम्र रखी गई है 21 और 18 साल से ऊपर रखी गई है, जो भी आम आदमी सिटीजन है उनके लिए। और बाकी जो 21 साल से ऊपर जो भी मेल फीमेल एडवोकेट है वो तो पहले ही अडल्ट है, तो उनको ऐसे कोई जबरदस्ती जेल में डाल नहीं सकता, जो रिहैब रहते हैं या फिर जो दूसरे रहते हैं। लेकिन जो जब वो कोर्ट से उनका मेडिकल होता है तभी उनको रिहैब में डाला जाता है, उनको रिहैब में डाला जाता है। तो ये सारे उपपद यहाँ पर दिए रहते हैं, ये होते हैं ऑफेंसेस मिसकंडक्ट अगर वकील करता है तो। या फिर जैसे कि वेपन रखता है तो, या कोई इंक्वायरी या ट्रायल होता है, सर्च वारंट होते हैं, हर एक चीज़ होती है, सेम ऐसे होता है जैसे आम आदमियों का होता है। लेकिन उसमें उपपद यही है कि यहाँ पर 50,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है कि वकील ने आपकी कंप्लेंट कर दी, जैसे वकील आयोग है, चाहे वो जिला है, चाहे वो तहसील है या राज्य का है या सेंट्रल है या फिर सुप्रीम कोर्ट का, कहीं भी कंप्लेंट कर देते हैं कि भाई ये मेरे साथ जो ओवर टॉकिंग करें, फालतू की बकवास करें, तो उसके लिए है 50,000 रुपये का डर लगता है, उसमें फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है, और साथ में फाइन के 50,000 रुपये के साथ साथ जो है 2 महीने से लेकर 2 साल की सजा होती है उसमें, जो कि पैसा देकर बरी नहीं करवाई जा सकती। ऐसा इसमें रहता है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट एक्ट में। और इसमें आगे जो उपपद दिए गए हैं इसकी विशेषता यही है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ एडवोकेट एक्ट में। और एडवोकेट एक्ट में सारे कानून जो है लोग के इसके बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएंगे। और आगे दिए गए हैं यहाँ पर इसके चैप्टर बाई चैप्टर इसमें अर्थ और परिभाषाएं समझाई गई है। नो कंटेंटेड हेडिंग्स ऑफ एडवोकेट एक्ट विद सेक्शन 1961, मुख्य पृष्ठ धाराओं के साथ वकीलों का अधिनियम और वकीलों का कार्य 1961। इसमें प्रथम आता है पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी, प्रारंभिकता, जो कि दिया गया है धारा सेक्शन 1 से लेकर 2 तक। उसमें दिया गया है शो टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट और डेफिनेशन, परिभाषाएं और अर्थ। सबसे पहला आता है शो टाइटल, जो कि इसका नाम है वकीलों का अधिनियम 1961 या अधिवक्ता अधिनियम 1961। दूसरा है इसका कमेंसमेंट, जो कि हो चुका है 1960 से पूरे 1961 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। दूसरा है इसमें एक्सटेंट, ये पूरे इंडिया में लागू होता है, पूरे भारतवर्ष में, और इसके प्रोविजन गोवा और दमदीव को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू होंगे। और इसमें दिया गया जैसे एडवोकेट्स, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट अधिवक्ता वकील वो होता है जो एडवोकेट एक्ट 1961 में रजिस्टर रहता है, जिसके पास लाइसेंस और लाइसेंस सर्टिफिकेट रहता है, एग्जाम पास करता है,
बार काउंसिल, नेशनल बार काउंसिल AIB का एग्ज़ाम पास करता है, उसके पास लाइसेंस आता है, डिग्री लेने के बाद तब वो जाके एडवोकेट बनता है। कोई भी पर्सन, आदमी, वकील, एडवोकेट तभी बनता है, अधिवक्ता, जब वो नेशनल एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है, क्लैट और स्लैट, उसका फार्म भर के उस एग्ज़ाम को पास करता है। जैसे इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए एम्स और PMT और AIEEE और IIT का एग्ज़ाम रहता है नेशनल कॉम्पिटिटिव, वैसे रहता है क्लैट और स्लैट का एग्ज़ाम। उसको पास करने के बाद ही एडमिशन मिलती है लॉ स्कूल में, लॉ यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेजेस में। उसको पास करने के बाद ही बंदा वहाँ पर, कोई भी पर्सन एडवोकेट बनने के लिए 5 साल की डिग्री के लिए वहाँ पर एडमिशन लेता है। और इसमें रहता है जैसे एडवोकेट रोल। एडवोकेट रोल वो होता है जैसे कोई बार काउंसिल में जैसे लाइसेंस मिलता है एग्ज़ाम पास करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, उसके बाद वो अपना जो है रोल किसी भी स्टेट में जहाँ पर वो प्रैक्टिस करना चाहता है, वकालत करना चाहता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल बार एसोसिएशन काउंसिल में है या किसी अदर राज्य वाले में है, वहाँ पर वो अपना फीस और प्रोसेस कंप्लीट करके वहाँ पर रोल अपना दर्ज करवाता है। और उसका चाहे बार काउंसिल लाइसेंस चाहे जिस भी स्टेट राज्य से उसने लिया हो। तीसरा इसमें बार काउंसिल, और बार काउंसिल वो रहती है जो इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर रहता है, एडवोकेट आयोग। अगला अध्याय है, अगला पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, वो दिया गया है धारा, सेक्शन 3 से लेकर 15 तक, जिसमें टोटल कुल मिला के 13 धाराएं आती है, 13, जिसमें कि दिया गया है बार काउंसिल, जो हमारा बार काउंसिल रहता है उसके बारे में दिया गया है। बार काउंसिल मतलब बार काउंसिल एंड एसोसिएशन। अब बार काउंसिल क्लासीफाइड है, जिसके प्रकार है, काइड्स है, जैसे दिया गया है कितने प्रकार का होता है। पहले आता है ये 3 प्रकार का होता है, कि जैसे हमारा सेंट्रल, जो हमारा भारत एडवोकेट या वकील अधिवक्ता संघ है या संगठन है, एक वो रहता है। दूसरा रहता है हमारा यूनियन संघ संगठन एडवोकेट, और तीसरा रहता है हमारा स्टेट संघ संगठन। और ये तीनों क्या रहते हैं, इनके पार्ट है। जैसे राज्य में राज्य संगठन जो रहता है, वकील संगठन संघ रहता है, वो उसमें आता है। जैसे हमारा तहसील, हमारा डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, जिला संघ संगठन आता है। फिर हमारा आता है जैसे यूनियन में आता है, उसके पार्ट है। फिर सेशन, फिर हमारा मेट्रोपॉलिटन संघ आता है। फिर हमारा आता है नेशनल, जो इन सब का बाप है, किंग है। या जैसे हमारा आता है जैसे सेंट्रल या नेशनल या राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन संघ, भारतीय राष्ट्रीय संगठन। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो दिया गया है, वो मुख्यालय जो रहता है राष्ट्रीय या भारतीय वकील अधिवक्ता संघ संगठन, वो दिल्ली में है। और ये सारे जितने भी राज्य यूनियन संघ है वकीलों के, उसको सुपरवाइज करता है। फिर इसमें दिया गया है इन संघों का और संगठनों का पावर एंड फंक्शन और उनके अधिकार। और दिया गया इसमें कि ये क्या रहता है, एक परपेचुअल सक्सेसर, इसका अपना एक सील होता है, साइन होता है, और लीगल एंटिटी होता है। जैसे एक लीगल कॉर्पोरेट बॉडी होता है या कोई कंपनी होता है, जैसे पुरुष मेल फीमेल होता है, वैसे इसकी अपनी एक अलग जान पहचान होती है संघ और संगठन अधिवक्ता की। और इसके अगेंस्ट आप केस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये आपके खिलाफ करता है। फिर जैसे वकीलों को अगर कोई परेशानियां हो, दिक्कत हो, तो वहाँ जाके वो डायरेक्ट करते हैं। जैसे कोई किसी के साथ, वकीलों के साथ फालतू की बातें करता है, थ्रेटनिंग करता है, वो टॉकिंग करता है, तो वो जाके वो कंप्लेंट करते हैं अपने संगठन, किसी भी संगठन में करके, जो उसका राज्य संगठन है या उसका यूनियन संगठन है या उसका जो सेंट्रल संगठन, तीनों में से कहीं भी कर सकते हैं, जो कि जहाँ पर वो वकालत कर रहा है। फिर उसमें एक आता है लीगल एड। लीगल एड वकीलों को, और लीगल एड जो है दूसरे जो आते हैं यहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं या आते हैं हमारे, बोलते हैं केस करने के लिए आते हैं हमारे, उनके लिए दिया रहता है लीगल एड वकीलों की तरफ से। फिर दूसरा रहता है कि जैसे जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, इसमें होता है वकीलों के, जैसे जो जुडिशियल गवर्नमेंट रहती है, नेशनल जुडिशियल गवर्नमेंट रहती है जितने भी है, उसमें इलेक्शन, निर्वाचन बना होता है, निर्वाचन आयोग भी बना होता है इसका, और निर्वाचन होता है, इसमें इलेक्शन होते हैं। जैसे कि उसमें प्रेसिडेंट चुना जाता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है। फिर उसमें एक होता है सेक्रेटरी चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं, और इनकी जो टर्म कंडीशन रहती है ऑफिस की, वो रहती है 5 साल, और 5 साल तक ये ऑफिस संभालते हैं। 5 साल बाद ये रिटायर हो जाते हैं। सब संगठनों के लिए यही है। और फिर इसमें जैसे कि हमारे जो अभी हमारी माननीय कपिल सिब्बल है, वो चुने गए हैं इसमें, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, जो हमारा भारतीय अधिवक्ता वकील संघ संगठन है दिल्ली में, या जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी आता है, दोनों एक ही चीज़ है, वो सबको सुपरवाइज करता है। वो रहता है जैसे हमारे माननीय नेशनल संघ संगठन है, इक्वल टू रहता है हमारे जैसे मुर्मू जी प्रेसिडेंट है, वैसे ही रहता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। वो एग्जीक्यूटिव के कार्यपालिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, और हमारे मुर्मू जी जो है, और ये हमारे कपिल सिब्बल जो हमारे जुडिशरी के प्रेसिडेंट है। तो ये चुना जाता है। इसमें भी इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, और मेंबर्स बनते हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन लगती है, जब तक है उनको सैलरियाँ मिलती है, चाहे वो सरकारी वकील है चाहे प्राइवेट वकील है, वो सब यहाँ पर मेंबर बनते हैं। उनके इलेक्शन होते हैं और इनकी मेंबरशिप होती है, और कमेटियाँ इनकी कमेटियाँ बनती है। लीगल एड कमेटी है, एडिशनल कमेटी है, तो फिर हमारा जो
दूसरी लोक कमेटियाँ हैं, ये सारी कमेटियाँ बनी जो सुपरवाइज करती है। इसमें इनका फिर ऑडिटर रहता है, ऑडिट जनरल रहता है, फिर हमारा ऑडिटर रहता है, अकाउंट रहता है, फाइनेंस बजट बनता है हर साल। उसका फाइनेंस जो ऑडिटर रहता है, चाहे वो सेंट्रल चाहे स्टेट, हमारा वो उसको क्या बोलते हैं ऑडिट को बनाता है। जैसे हमारा जो एक्स ऑफिशियो रहता है हमारा सेंटर में, हमारा दिल्ली में जो हमारा जिसका जैसे हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको चीफ अधिवक्ता या वकील ऑफ भारत कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, उनकी ये पदों के नाम है अटॉर्नी सॉलिसिटर, अटॉर्नी सॉलिसिटर। तो वो यहाँ पर उसके मुख्य क्या बोलते हैं हेड रहते हैं, जो हमारा सेंटर वाला जो रहता है भारतीय संघ, उसमें चेयरमैन सेक्रेटरी वो भी चुने जाते हैं, स्पीकर चुने जाते हैं इन सब में। फिर ये क्या बनते हैं, ये दोनों एक्स ऑफिसियो होते हैं और ये ऑडिटर बनते हैं, ऑडिटर जनरल। स्टेट में भी आते हैं, राज्य में भी, यूनियन में भी, और जो पर्टिकुलर छोटे छोटे है हमारे पंचायत और हमारे तहसील के म्यूनिसिपालिटी के, उनका भी अपना अलग से ऑडिटर रहते हैं। हर साल वो 31 दिसंबर से पहले उन ऑडिटर को फाइनेंस अकाउंट को सारा रिपोर्ट जो है दिल्ली में करते हैं, और उनका हर साल फिर वैसे बजट आता है 5 साल का और एवरी ईयर का ऐसे। अगला है नेक्स्ट हमारा अध्याय चैप्टर 3, अध्याय 3। इसमें दिया गया है धारा सेक्शन 16 से लेकर 28 तक, टोटल कुल मिला के 13 धाराएं सेक्शन है यहाँ पर। और इसमें दिया गया है एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, मतलब जो वकील है अधिवक्ता है उनका प्रवेश और उनका नामांकन पंजीकृत करना। अब इसमें दिया गया है कि जैसे जो एडवोकेट्स रहते हैं सीनियर, और जो एडवोकेट होते हैं सीनियर एडवोकेट्स होते हैं या हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता वकील होते हैं उनके बारे में, और अदर दूसरे वकीलों के बारे में, जूनियर वकील जिनको कहते हैं। जो भी अधिवक्ता जब एडवोकेट लाइसेंस ले लेता है, चाहे वो प्रोविजनल है, तो उसमें 10 साल हो जाते हैं तो वो सीनियर एडवोकेट कहलाता है। लेकिन जब दो वकील जिनको 10 साल हो चुके हैं, लेकिन डिस्प्यूट ये है कि दोनों में जो है जो भाई सीनियर कोर है, दोनों को सेम बराबर 10 या 11 साल हुए, तो जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा सीनियर रहेगा और दूसरा जूनियर रहेगा। फिर उसमें रहता है एडवोकेट्स जो रहते हैं उनका नामांकन जो है स्टेट बार, राज्य बार जो संगठन संघ है उसमें करना रहता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि डिग्री होनी चाहिए। फिर डिग्री होने के बाद उसका फीस लगता है 25-30 हज़ार रुपये, वो होने चाहिए। फिर फीस करने के बाद एग्ज़ाम होगा, नेशनल हमारा बार भारतीय एडवोकेट अधिवक्ता संघ एग्ज़ाम होगा, वो पास होना चाहिए। जब कंपटीशन पास कर लेता है, नेशनल जो एग्ज़ाम रहता है, तब जाके वकील जो है वो वकील बनता है, जो डिग्री होल्डर रहता है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र का रहता है कि किसी ने ट्रांसफ़र कराना है एक राज्य से दूसरे राज्य के में, उसके पावर फंक्शन राइट्स दिए गए हैं। फिर वकीलों के सीनियर जूनियर वकील जो रहते हैं, अदर वकील, उनके पावर फंक्शन राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए हैं। फिर दिया गया है कि जो हमारा संघ रहता है, तीनों संघ है या संगठन है, हमारा स्टेट है, राज्य, यूनियन है, और उनके जो भाग जितने भी पार्ट है वो है, उनमें अगर किसी को जो सेकंड रोल आता है, अब तो आप राज्य में हो चुके हैं रजिस्टर एज ए एडवोकेट, लेकिन उसके बाद आप जिस भी न्यायालय में कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर आपको सेकंड रोल जो है एडवोकेट रोल लेना पड़ता है, उसका भी फीस लगता है और जाके वहाँ पर आप रोल लेते हैं। जैसे राज्य, कोई राज्य में है, कोई तहसील में रोल ले रहा है, कोई हाई कोर्ट में ले रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले रहा है, कोई सेशन कोर्ट में ले रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में ले रहा है, तो उसके यहाँ पर प्रोविजन और प्रबंध दिए गए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लेना है या तो किसी भी जगह लेना, तो कम से कम वो जो है राज्य में उसका प्रवेश होना चाहिए, राज्य में एनरोल पंजीकृत होना चाहिए एज ए एडवोकेट। तब जाके सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको क्या बोलते हैं फीस जमा करके वहाँ पर एडवोकेट लाइसेंस मिलता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिलता है, आईडी कार्ड मिलता है, और वो वहाँ पर एडवोकेट कहलाता है। और फिर उसके बाद होता है प्री ऑडियंस का, उनके पावर फंक्शन का। फिर इसमें है अध्याय 4 चैप्टर 4, जो कि दिया गया है धारा सेक्शन 29 से लेकर 34 तक, जिसमें टोटल आती है 6 धाराएं, 6 सेक्शन, जिसमें दिया गया है राइट एंड पावर, शक्तियाँ और अधिकार, राइट एंड पावर टू प्रैक्टिस एंड ऑफ एडवोकेट एंड टू बिजनेस, मतलब जो वकील है या अधिवक्ता है उनका जो अधिकार है, जो कि रजिस्टर्ड है अपने स्टेट रोल में, अधिकार है और शक्ति है विधिक व्यवसाय करने का, लॉ का या कानून का व्यापार करने का, बिजनेस करने का, ट्रेड करने का उनके पास अधिकार होता है। जो वकील बढ़ जाता है, एडवोकेट बढ़ जाता है, खासकर जो होते हैं एडवोकेट्स के लिए, प्राइवेट एडवोकेट के लिए लगता है वो व्यवसाय होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जज मजिस्ट्रेट, उनको ये लगता नहीं है। दूसरा है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बाकी पंचायत कोर्ट, दूसरे उनकी शक्तियां हैं, अधिकार है, पावर है उनके बारे, जैसे कि कोई उनके साथ ओवर टॉकिंग नहीं कर सकता, फालतू की बकवास नहीं कर सकता, कोई भी नागरिक पर्सन उनको डरा धमका नहीं सकता। और उनके अधिकार होते हैं कि जैसे वो लाइसेंस जो है, जैसे उनके प्रोविजनल के बाद लाइसेंस सर्टिफिकेट मिलता है एडवोकेट का, तो वो अपने पास गन ले सकते हैं, बाउजर है, पिस्टल है, 12 रैक वाली है, 8 वाली है। वो वकील है, एडवोकेट है, जूनियर, सीनियर, वो क्या कर सकते हैं अपने पास लाइसेंस, सर्टिफाइड गन, आईडी कार्ड के साथ, पासबुक के साथ रख सकते हैं अपनी कार में, अपने ऑफिस में, बट कोर्ट के अंदर वो ला नहीं सकते। कुछ स्पेशल प्रोविजनों में ऐसे ले आते हैं, लेकिन प्रीमाइसेस जैसे होता है कोर्ट रूम के अंदर वो ला नहीं सकते, बाहर उसको रखते हैं अपने ऑफिस या चैम्बर में। दूसरा होता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो जैसी लाइसेंस गन रखते हैं, उसके बाद आता है उसमें अपने सेल्फ बचाव के लिए
फिर दूसरा होता है जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके लिए बना हुआ है, जैसे सरकारी प्राइवेट है उनके लिए बना होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एक्ट बने हुए, जो कि इसी एडवोकेट एक्ट 1961 या 1926 एडवोकेट अधिनियम के उनके पार्ट है, जो कि ये मेन इनका फंडामेंटल आधारभूत अधिनियम इसी के सारे पार्ट है। चाहे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एक्ट है, या फिर हमारा जो सेशन कोर्ट या यूनियन एडवोकेट एक्ट है, या स्टेट बार एडवोकेट एक्ट है, या जिला या तहसील एडवोकेट एक्ट है, या पंचायत एडवोकेट एक्ट है, या फिर गवर्नमेंट एडवोकेट एक्ट है पार्ट वाइज, या प्राइवेट एडवोकेट एक्ट है, या फिर कोर्ट एक्ट है, उनमें एडवोकेट्स के बारे में दिया गया है। तो ये सारा यहाँ पर इनका कानून मिलता है। उनके साथ ओवरटो की बकवास करते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं, तो 7 साल की सजा होती है, 6 महीने की होती है। डायरेक्ट बार बेंच में कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय चैप्टर 5 5वां, जो कि दिया गया है हमारा 35 धारा सेक्शन से लेकर 44 धारा तक। इसमें टोटल 10 धाराएं आती है, जिसमें कि दिया गया है वकीलों का, अधिवक्ताओं का, एडवोकेट्स का कंडक्ट, आचरण। जैसे कि कोई वकील जो है कोई क्राइम करता है या कोई मिसकंडक्ट करता है, तो जो राज्य परिषद है, अधिवक्ता परिषद है, वकील परिषद है, संगठन है, उसमें वो कंप्लेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को कर सकते हैं, राज्य परिषद को कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप जज मैजिस्ट्रेट की कंप्लेंट कर सकते हैं, वैसे उसका भी रहता है कि आप एडवोकेट की कर सकते हैं, जैसे रहता है बाकी। तो इसमें क्या रहता है कि उसमें जो हमारी कमेटियाँ रहती है, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी रहती है, कहीं चाहे वो स्टेट वाली है, यूनियन वाली है, राज्य वाली है या सेंटर वाली है, वहाँ पर इनकी कार्यवाहियाँ होती हैं, बेंचेस बैठती है और वहाँ पर ये कार्यवाही होती है, और वहाँ पर सारे प्रूफ, एविडेंस, सारा जो तथ्य है सारे रखे जाते हैं। और जो भी वकीलों के खिलाफ करता है कंप्लेंट, तो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, अगर प्रूव हो जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, सस्पेंड कर दिया जाता है वकील को, या एडवोकेट रोल से हटा दिया जाता है, या फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अपना जो है एडवोकेट जनरल ऑफ हाई कोर्ट है, या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। या 10 धाराओं में दिया गया कि जो राज्य परिषद है, या फिर हमारा जो सेंट्रल परिषद है, हमारा भारतीय वकील संघ परिषद है, उसमें वो कंप्लेंट, उसमें वो अपील कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, रिवीजन करवा सकता है, राज्य में, स्टेट में और सेंट्रल वाले में। और उसके बाद वहाँ भी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, तो वो जाके सीधा क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, रिव्यू रिवीजन करवा सकता है। फिर इसमें दिया गया है कि जो एडवोकेट्स रहते हैं, अगर वो गिल्टी नहीं पाए जाते हैं फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट ट्रायल इंक्वायरी से ही, तो जो कंप्लेंट करते हैं उनको वकीलों को मुआवजा देना पड़ता है। उनके पास वो सारा नहीं मिल पाता है एविडेंस और प्रूफ, मुआवजा देना पड़ता है। इवन उनको जेल की सज़ा भी होती है अगर वो झूठे क्या बोलते हैं झूठा केस या झूठी कंप्लेंट कर देता है वकीलों के खिलाफ, तो उसमें जेल की सज़ा जो है 6 महीने से लेकर 2 साल की है, 7 साल की है, 10 साल की है, वो हो सकती है। जैसा कि वो जिस प्रकार की वो कंप्लेंट करते हैं, फिर उसमें पेनल्टियाँ देते हैं। जितने भी खर्चे हैं वकीलों के, वो वकीलों को उनको देना पड़ेगा। जितना भी वकील और बाकी जो डिफामेशन का है, बारहानी का है, इंसल्ट का है, इनवॉइस का है, जो भी उसने एलिगेशन लगाए हैं, चार्जेस लगाए हैं, वो सारे जो है उनको लाखों में, और उसका जो है वहाँ पर पेनल्टी या कंपनसेशन वकीलों को देना पड़ता है। ये सारी वकीलों के जैसे कि कंडक्ट है, आचरण है, उनके कार्य है, उसी से मतलब रखता है कि जैसे वकील है उसके 2 क्लाइंट है, 2 वकील है, दोनों क्लाइंटों के। अब एक वकील क्या करता है, दूसरे क्लाइंट जो रहता है, दूसरा वकील है, उसके साथ मिल जाता है और यहाँ से क्या बोलते हैं दोनों साइड से पैसे लेता है। फिर उसके बाद जो क्या करते हैं, इसको जिता देता है, उसको हरा देता है। मतलब जो क्राइम करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है, या दूसरे ऑफेंसेस करता है, अपराध करता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस करता है, सिविल ऑफेंसेस करता है, तो उनको क्या करता है, कर देता है वो घूस खा के यहाँ से पैसे लेके। दोनों वकील एक साइड है, लेकिन उसको बता रहे कि हम तेरी साइड, और उससे भी पैसे लेते हैं, वहाँ से भी पैसा लेते हैं, और ऐसे ही करते जज मैजिस्ट्रेट। तो उनके आचरण के लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि वकील मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और फिर तभी जाके ये सब कुछ होता है। फिर वकील क्या करता है कि अगर नहीं पाया जाता तो आपको फिर जेल हो जाती है। फिर उसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपील रिवीजन उसके लिए करता है कि जैसे कहीं से चाहे किसी भी स्टेट की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, कहीं से भी उनको ऑर्डर जजमेंट मिलता है इंक्वायरी ट्रायल में वकीलों के खिलाफ, तो वहाँ पर वो वकील 60 दिनों के भीतर, 2 महीने के भीतर अपील कर सकते हैं नेक्स्ट उसमें हायर अथॉरिटी में। ये सारे यहाँ पर इसमें पूरा प्रबंध दिया रहता है। फिर दूसरा रहता है कि जो वकील होते हैं, वो वकील क्या करते हैं कि जैसे इलीगल धंधों में लगे हैं, जैसे नशे के धंधे हैं उसमें व्यापार कर रहे हैं, या प्रोस्टिट्यूशन के धंधों में व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय करने का अधिकार या शक्तियाँ वकीलों के पास होती है, अधिवक्ताओं के पास। लेकिन जैसे कि कोई प्रोस्टिट्यूट्स है, या कोई एस्कॉर्ट्स है, या कोई जैसे नशा करते हैं या नशे का व्यापार करते हैं या वेपर्स का व्यापार करते हैं, तो उनका वो पैरवी करने का, या दूसरे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके पैरवी, चाहे वो रेपिस्ट है चाहे मर्डर, उनका पैरवी करने का अधिकार उनको है, उनका लीगल एडवाइजर बनने का अधिकार तो है। लेकिन उनके साथ नशे का करने का अधिकार नहीं है, उनके साथ वेपन, इलीगल वेपन रखने का अधिकार नहीं है। उनके साथ जैसे नारकोटिक या NDPS एक्ट में आता है, नारकोटिक कोर्ट होता है, फिर उसमें है कि जो वकील रहते हैं उनके साथ पार्टनरशिप या बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते, भंग चरस नहीं बेच सकते, कोई नारकोटिक ड्रग नहीं बेच सकते जो कि भंग चरस कहलाता है। या फिर जो वकील रहते हैं
फिर उसमें रहता है कि वो आर्म्स जो है वो नहीं बेच सकते, फिर उसमें ये सारे, या फिर वो कोई रेप या बलात्कार ये वाले आचरण का काम नहीं करती, ये आचरण कहलाता है। या किसी को जो है क्या बोलते हैं थ्रेट नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, फिर ये सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें एविडेंस लगते हैं। ये सब इसमें दिया गया है वकीलों के आचरण में, कि वकील जो है उनको डिफेंस कर सकते हैं, उनकी पैरवी कर सकते हैं, उनका व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो है नशे का व्यापार नहीं कर सकते कि नशा करने। आता है नेक्स्ट हमारा अध्याय 7वां, जो कि है मिसलीनियस, जिसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि जिसमें दिए गए हैं पेनल्टी एंड पनिशमेंट और फाइन, कि जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, वो क्या करता है नकली अपना डिग्री लेके नकली लाइसेंस बना के प्रैक्टिस करने लग जाता है, तो उसके खिलाफ क्या बोलते हैं 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। फिर उसमें दिया गया है फाइन लगेगा, उसका प्रावधान है 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक। फिर दूसरा दिया गया कि जैसे कोई एडवोकेट्स है या एडवोकेट रोल में जो रहते हैं, या एडवोकेट्स है प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी एडवोकेट है, उनके अगेंस्ट में इंडिग्निटी का या सिद्धांत और कानून लगता है कि संरक्षण दिया गया है कि उनके खिलाफ क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, झूठी कंप्लेंट करते हैं या फर्जी कंप्लेंट करते हैं, या उनके साथ बदतमीजी करते हैं, या उनके साथ क्या बोलते हैं जैसे उनकी झूठी कंप्लेंट करते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट एंड पेनल्टी एंड फाइन। कोई भी पर्सन है उनकी कंप्लेंट करता है और उसके पास ठोस सबूत है नहीं, और सारे एलिगेशन और जितने भी चार्जेस उसने लगाए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं उसको, वो सारे उसी पर्सन के अगेंस्ट हो जाते हैं, और वो एडवोकेट बरी वहाँ पर दोषी नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पर गिल्टी नहीं ठहराया जाता है, इनोसेंट ठहराया जाता है जो भी कंप्लेंट करते, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को 50,000 रुपए से लेकर कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और 2 साल। दूसरा, इस इंडिग्निटी में जो वकीलों को संरक्षण दिया गया है कि जो कंप्लेंट करता है वकीलों के खिलाफ है, तो जो उसको एज ए पर्सन, एज ए क्या बोलते हैं वादी जो है वहाँ पर अपीयर नहीं किया जा सकता, कोर्ट नहीं बुलाएगा जब तक, वो कमेटी भी जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत या ठोस एविडेंस जो वाद करता है या कंप्लेंट करता है वो नहीं देगा कोर्ट को, ये रहता है। और अगर उसमें वो बरी पाया जाता है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, कंप्लेंट झूठी वो करता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो उल्टा उसको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक, क्योंकि आप उसका वकील का जो बढ़िया फाइन और कंडक्ट, उनका जो बिजनेस प्रोफेशन रहता है, व्यापारिक प्रोफेशन रहता है या सरकारी वकीलों का रहता है, उनका क्या कर रहे हैं आप, प्रोफेशन को इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट जो है आप ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको डिफेम कर रहे हैं, मारहानी के दावे उल्टा वो उसको लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें होती है कहीं से, चाहे वो अपील वाले से है, चाहे रिवीजन से है, या ट्रायल और इंक्वायरी में ये सब प्रूफ हो जाता है, और कोर्ट को भी वो सारी चीज़ें वकील को उल्टा देनी पड़ती है। साथ साथ में कोर्ट भी देगा पेनल्टी और फाइन जो है, और साथ में जो बंदे रहते हैं वो, ये सारी चीज़ें रहती है जो भी केस करता है। फिर दूसरा कि जो सेंट्रल हमारा, ताकि वकीलों के बचाव में जो हमारा सेंट्रल, यूनियन और स्टेट राज्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें दिया गया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में कि आपको ये 50,000 रुपये से लेकर 10, छोटी सी कंप्लेंट में 50,000 रुपये से लेकर आपको लग सकता है 2 साल की सजा, 6 महीने की सजा, थ्रेटनिंग या डराने धमकाने पर 7 साल की सजा, और भारी जुर्माना केस के अनुसार, जितना भी केस की लागत बनती है, कंप्लेंट की लागत बनती है, उस हिसाब से इवन कोर्ट को भी देना पड़ता है वकीलों को, जो भी उसके अगेंस्ट में उसको जैसे अपील में पाया जाता है, रिव्यू रिविजन में पाया जाता है कि उस कोर्ट ने उस वकील को जो है गलत उसके अगेंस्ट में ऑर्डर और जजमेंट दी, या फिर झूठे एविडेंस पर दी, या फिर गलत उसको आरोपित ठहराया। फिर ये दिया गया एडवोकेट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत। और इस एक्ट में भी दूसरा की जो विधिक परिषद है, संघ है, सेंट्रल स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट बार बेंच है, या फिर हमारा जो कमेटियां है, या उनके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं केस या इंक्वायरी, वो सब नहीं करवा सकते, जो भी उसके मेंबर है, सेक्रेटरी है, दूसरे हमारे प्रेसिडेंट है, जैसे उनके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करवा सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते। दूसरा की जो राज्य सरकार है, स्टेट सरकार है, उसके लिए वो लेजिस्लेशन कानून बना सकती है, राज्य स्टेट संघ जो है उसके लिए कानून बना सकते हैं, राज्य और स्टेट जो बार काउंसिल है उसके लिए कानून बना सकते हैं। वही सारे यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, उसी के बारे में अध्याय 7वां लास्ट चैप्टर है, जो कि दिए गए हैं धारा सेक्शन 53 से लेकर 60 तक, जिसमें टोटल 8 धाराएं सेक्शन आती है। और उसमें दिया गया है ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजंस के बारे में दिया गया है कि जैसे कि कुछ प्रोविजन बनाए, जैसे दबरद्यू है, यूपी उत्तर प्रदेश के एडवोकेट्स है, या दबरद्यूज है, या फिर हमारा नीचे मेघालय है, या फिर हमारा गोवा है, या फिर हमारा वेस्ट बंगाल है, या फिर हमारा जम्मू कश्मीर है, उससे रिलेटेड स्पेशल एडवोकेट से राइट अधिकार और वहाँ का जो संघ है उससे रिलेटेड स्पेशल प्रावधान यहाँ पर बनाए जाएंगे। फिर दूसरा दिया गया कि जो फर्स्ट बार राज्य में इलेक्टेड हुए हैं मेंबर्स, उनके बारे में उपबद्ध है कि वो सिर्फ 2 साल तक ही वो ऑफिस में एज ए मेंबर होते हैं, उनका टर्म रहता है 2 साल तक ही वो ऑफिस संभाल सकते हैं फर्स्ट मीटिंग तक। फिर दूसरा रहता है कि जैसे कुछ राज्य रहते हैं
कुछ राज्य रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नया कोर्ट बनता है, नया जैसे पंचायत कोर्ट है, म्यूनसिपल कोर्ट है, सब डिविजनल कोर्ट है या कोई अदर ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उसमें भी विधिक परिषद बढ़ते हैं, अपने उनकी कमेटियाँ बनती है, तो उनके मेंबरों के बारे में यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। और चाहे वो भारत में पूरे जो है उसके बारे में है या फिर जो स्पेशल गोवा है, दमन दीव है, उनके बारे में, और बाकी रिव्यू रिविज़न के बारे में यहाँ पर दिया गया है, एडवोकेट पावर के बारे में यहाँ पर